संदीप भाई, आजकल देश में कितनी तेजी से विकास हो रहा है ना। हाँ भाई, विकास तो हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये आज ही क्यों फील हुआ भाई चंपक? अरे आज मैंने एक जगह कई जेसीबी मशीनों को काम करते देखा। यार ये मशीनें कितनी मजबूत होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देती हैं। हाँ यार, जेसीबी मशीनें काफ़ी मजबूत होती हैं। असल में इनके कई पार्ट्स कास्ट स्टील से बने होते हैं। अब ये जो विकास के काम हो रहे हैं, इनसे मशीनों की मांग तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी रही है। साथ ही कास्ट स्टील को सप्लाई करने वाली कंपनियों की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, तो ऐसी किसी कंपनी के बारे में कभी तुमने बताया नहीं यार। हाँ यार, मुझसे मिस हो गया चंपक। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है स्टील कास्ट लिमिटेड, और ये कंपनी कास्ट स्टील के उत्पादन में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। सबसे पहले तो कंपनी के कारोबार के बारे में जान लीजिए। भावनगर गुजरात की तंबोली फैमिली ने साल 1960 में कारोबार की शुरुआत की थी। ये अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स की कास्टिंग यानी ढलाई के कारोबार में है। इसकी गुजरात में 30,000 मीट्रिक टन पर एनम यानी 30,000 MTPA की कुल क्षमता है। ये स्टील और अलॉय स्टील कास्टिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग वाली दिग्गज कंपनियों में से एक है। स्टील कास्टिंग इंडस्ट्री में स्टील कास्ट लिमिटेड का प्रमुख स्थान है। ये हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ये सैंड और शैल कास्टिंग प्रोसेस से स्टील कास्टिंग्स बनाने वाली चुनिंदा घरेलू और ग्लोबल कंपनियों में से एक है। कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर करीब 4-5% है। ये ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से यानी टेलर मेड कास्टिंग्स बनाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। ये 240 पार्ट्स के साथ देश के स्पेशलाइज्ड कास्टिंग सेक्टर में सबसे बड़ी प्रोडक्ट ऑफरिंग वाली कंपनियों में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में खत्म 5 साल में कंपनी ने 60 नए पार्ट्स बनाने और बेचने शुरू किए। ये 300 से ज़्यादा पार्ट्स को डेवलप कर चुकी है और अगले 2-3 साल में 100 से ज़्यादा पार्ट्स को डेवलप करने की योजना है। बीते 2-3 साल में कंपनी ने 15 ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री ली है, जिससे ग्राहकों तक पहुंच में बड़ा विस्तार हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की कुल आय में 56% योगदान निर्यात का रहा। संदीप भाई, तुमने तो यार पूरी कहानी बता दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि ये कास्ट स्टील क्या होता है। अरे हाँ यार, तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा। चलो इसके बारे में तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, कास्ट स्टील क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले तुम्हें शुद्ध लोहा, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन के बीच के फर्क को अच्छी तरह से समझना होगा। कास्ट स्टील और कास्ट आयरन में देखने में ज्यादा फर्क नहीं होता। असल में शुद्ध लोहा यानी प्योर एलिमेंट आयरन इतना नरम होता है कि उसका इस्तेमाल यानी उससे कोई सामान बनाना मुश्किल होता है। इसलिए इसे उपयोगी बनाने के लिए इसमें कार्बन और कुछ मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं, जिन्हें अलॉय कहते हैं। यही कार्बन कास्ट स्टील और कास्ट आयरन में फर्क करता है। कास्ट आयरन में आमतौर पर 2% से ज्यादा कार्बन होता है, जबकि कास्ट स्टील में महज 0.1 से 0.75% तक कार्बन होता है। इसके अलावा कास्ट स्टील में कुछ अलॉय एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकल आदि। ये डिजाइन में ज्यादा लचीलापन रखता है और इसका स्ट्रक्चर इतना ताकतवर होता है कि ये ज्यादा टिकाऊ होता है। स्टील कास्ट लिमिटेड के उत्पादों का भारत और दुनिया भर में मिलाकर करीब 4 लाख टन का मार्केट है और नॉर्थ अमेरिकन रेल रोड को मिलाकर करीब 5 लाख टन का मार्केट हो सकता है। अगले 2-3 साल में 70% मार्केट ग्रोथ APAC यानी एशिया प्रशांत से आएगी, जहां चीन और भारत अहम बाजार हैं, क्योंकि चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की मौजूदगी है। अब ये भी जान लें कि इस कंपनी की खूबियां या इसके कारोबार की मजबूत बातें क्या हैं। अप्रूवल टाइम और डिलीवरी या क्वालिटी डेडलाइंस के चलते इस सेक्टर में दूसरी कंपनियों का खड़ा होना आसान नहीं है। कंपनी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के साथ नॉर्दर्न रेल रोड इंडस्ट्री को स्टील कास्टिंग सप्लाई करने के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई करार किया है। सप्लाई होने वाली स्टील कास्टिंग्स के डेवलपमेंट पर काम जोर शोर से जारी है। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से सप्लाई शुरू होगी। इन उत्पादों से 2-3 साल में 75 से 80 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद इन उत्पादों से 75 से 80 करोड़ रुपए की सालाना आय संभव है। कंपनी की बिक्री का करीब 70% हिस्सा फुली मैकेनाइज्ड फॉर्म में सप्लाई होता है। इससे 24 से 25% के आकर्षक एबिटा मार्जिन सुनिश्चित होते हैं। साथ ही बिक्री का 98% हिस्सा सीधे OEM प्लेयर्स को होता है, यानी सीधे ऐसे OEM ग्राहकों से ऑर्डर मिलते हैं जो इस कंपनी को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। इससे नए ऑर्डर मिलने में मदद मिलती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए भारतीय डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की योजना है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्षमता विस्तार पर 18 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कंपनी के बड़े ग्राहकों में भारत अर्थ मूवर्स, कैटरपिलर, JCB,
FL स्मिथ और कई विदेशी कंपनियां शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इनका एक्सपर्टाइज है कि बेसिकली कस्टमाइज्ड कास्टिंग्स ये बनाते हैं, बेसिकली अर्थ मूविंग इक्विपमेंट सेक्टर के लिए, सीमेंट के लिए, पावर के लिए, रेलवेज के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कस्टमाइज कास्टिंग बनाते हैं तभी आपका मटेरियल वैल्यू प्लस उसका जो ब्रिटलनेस जो होता है वो बहुत ही सावधानी से आपको काम करना पड़ता है। तो ये मुझे लग रहा है कि इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, का जो ROC है वो 25% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33% है, प्लस कर्जा मुक्त कंपनी है, और प्लस जिस प्रकार का डिमांड आउटलुक हमको दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेलवे से, डिफेंस से, लोकोमोटिव से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफी यूनिकली वेल पोजीशन्ड है, क्योंकि अगले 2-3 साल हमको लग रहा है इंडिया में जो कैपिटल गुड्स का जो बड़ा स्टोरी हम सब बोल रहे हैं, इसका एक हिस्सा स्टील का जरूर बन सकता है। अरे संदीप भाई, ये भी तो बताओ कि कंपनी का बही खाता कैसा है, बिक्री और मुनाफे के आंकड़े क्या कह रहे हैं? जरूर बताऊंगा मेरे भाई चंपक, मैं कहाँ कुछ छुपाने वाला हूँ। अगर वित्तीय प्रदर्शन की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2023 में इस कंपनी की बिक्री 481 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2024 में 602 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 752 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसी तरह कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 2023 में 68 करोड़ रुपए, 24 में 88 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 115 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। यानी कि वित्त वर्ष 2023 में ये कंपनी 33 रुपए 60 पैसे, वित्त वर्ष 2024 में 43.5 रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 56 रुपए 80 पैसे का EPS यानी प्रति शेयर मुनाफा दर्ज कर सकती है। वाह संदीप भाई, कंपनी का कारोबार तो लोहे की तरह मजबूत लग रहा है, फिर भी इसमें जंग लगने का डर यानी कुछ चुनौतियां भी तो होंगी भाई, वो भी तो बताओ। हाँ भाई, क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगा। तो कंपनी के बिजनेस में आने वाली चुनौतियों को अच्छी तरह से समझ लो। असल में अर्थ मूविंग और माइनिंग सेक्टर पर कंपनी की बहुत ज्यादा निर्भरता एक चुनौती है। हालांकि कारोबार को जोखिम मुक्त करने, एक सेक्टर पर निर्भरता कम करने के लिए रेलवेज, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव, डिफेंस और ग्राउंड इंगेजिंग टूल्स यानी GETs जैसे नए बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी एंट्री ले रही है। अगले 2 से 3 साल में मैनेजमेंट को माइनिंग एंड अर्थ मूविंग से आय का हिस्सा घटने की उम्मीद है। सनमार के अलावा इस कंपनी को सिंप्लेक्स कास्टिंग्स, गुजरात इंट्रेक्स, PTC इंडस्ट्रीज, मैग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स और भिलाई इंजीनियरिंग से कंपटीशन मिलता है। देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स कंपनी के लिए होते हैं। एक तो स्क्रैप का कंजम्पशन होता है, तो स्क्रैप की कीमतें अगर बहुत तेजी से भाग गई तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव आ सकता है। हालांकि अभी स्क्रैप अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है। दूसरा, पावर सेक्टर, पावर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पावर कंजम्पशन फर्नेस में बहुत ज्यादा लगता है। तो पावर का अगर मान लीजिए कि अगर टैरिफ बढ़ गया तो डेफिनेटली इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी एक सोलर और विंड प्लांट में निवेश किया है। करीबन 75 to 80% इसका फायदा इनको FY24 से मिलेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब ये बताओ कि कंपनी के शेयरों का वैल्यूएशन कैसा है, एक्सपर्ट ने कुछ टारगेट भी दिए हैं क्या? हाँ यार, क्यों नहीं, इसे भी बताता हूँ। कंपनी वित्त वर्ष 2024 के आधार पर 7 गुना और वित्त वर्ष 2025 के आधार पर 6 गुना के EV/EBITDA मल्टीपल पर कारोबार कर रही है। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के लिहाज से देखें तो काफी कम है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और अपने बिजनेस सेगमेंट में स्ट्रांग होल्ड है। मौजूदा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए कंपनी को औसत करीब 9 से 10 गुना के EV/EBITDA मल्टीपल मिलने चाहिए। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड में स्थिरता, मजबूत बिजनेस डोमेन, डोमिनेंट मार्केट शेयर और मजबूत प्रोमोटर्स को देखते हुए शेयर की री-रेटिंग होने की संभावना है। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी 67-68 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, करीबन 33 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। और अगले 2 साल के लिए मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम से कम 20-25% सालाना बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो करीबन 15-16 की प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे FY24 पे ये चल रहा है। अगर EV to EBITDA देखें, जो सही मात्रा में करेक्ट वैल्यूएशन मेट्रिक है, तो करीबन 5 या 6 का EV to EBITDA के मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी कंपनी जो इस बिजनेस में मार्केट लीडरशिप कमांड करती है, मार्जिन अच्छे हैं, प्लस ऑर्डर बुक अच्छी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि कम से कम 8 से 9 टाइम का EV to EBITDA मिल सकता है। और अगर साल 1.5 साल की बात करें तो हमको लग रहा है कि 700-750 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो समझ में आ गया चंपक, दमदार है ना कंपनी, मजबूत लगी तुम्हें? हाँ संदीप, बिल्कुल स्टील जैसी ठोस कंपनी लग रही है तो।